नमस्कार। जो हमारा लेक्चर रहा उसमें हमने फॉल्ट्स के बारे में बात किया और डिफरेंट तरीके के जो फॉल्ट्स हैं, नॉर्मल फॉल्ट्स, रिवर्स फॉल्ट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के बारे में बात किया। और ये भी हमने जानने की कोशिश की कि हैंगिंग वॉल किसको हम लोग कहेंगे और फुटवॉल किसको कहेंगे, ये बारे में भी जाना। अब एक और फॉल्ट है जहाँ पे जो एक क्लियर डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, जैसे ये वाला जो है, ये पूरा मतलब हम लोग कहें कि ये तो सरफेस एक्सप्रेशन है, ये स्कार्प है रिवर्स फॉल्ट में। और ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि हम लोग कह दें कि ये वाला ए है आपका, ये लेयर भी ए है, ये बी है आपका, ये बी है और ये सी, और ले लिया तो ये हम लोग कह सकते हैं कि इसको, ये वाला जो भी है ये बी है आपका, और ये ऊपर वाला आपका सी है। तो ये आपस में एक समय साथ थे, और लेकिन फॉल्टिंग की वजह से ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा ऊपर शिफ्ट हुआ है करके, सरल भाषा में हम समझे तो ये तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो सरफेस पे आया है, यहाँ पे हम लोग कहेंगे। सो द डिस्प्लेसमेंट reached to the surface। अब मान लीजिए कि ये आपका जो है ये डिस्प्लेसमेंट नहीं सरफेस पे आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ये कुछ एक मॉडल है, और ये मतलब नेचर में भी देखा गया है और उसको आइडेंटिफाई किया गया है। तो सेक्शन में अगर आप देखें कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका यहीं तक आया, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये आपका यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट आया आपका। तो ये जो लेयर था, फॉर एग्जांपल हम लोग कह रहे हैं कि इसको ए है, ये भी ए है आपका, ये बी है, ये बी है, तो ये डिस्प्लेस हुआ। लेकिन आपका जो सी है और डी है आपका, तो सी और डी जो है ये आपके डिस्प्लेस नहीं हुए, जस्ट एक आपका वॉर्पिंग हुआ, या हम लोग कहेंगे इसको कि स्लाइड फोल्ड हुआ। ये पूरी तरह से आपका डिस्प्लेस नहीं हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ है करके। तो ये सरफेस भी जो है आप देखेंगे कि इसको ये काफ़ी स्मूथ, थोड़ा सा वॉर्पिंग इस एरिया में हमको दिख रहा है करके। तो ये हम लोग कहेंगे इसको कि यहाँ पे ये आपके पास जो है ये जो है वॉर्पिंग हुआ है, और ये वाला जो पोर्शन है ये डिस्प्लेस किया है इसका। तो सरफेस पे जो डिफॉर्मेशन है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये पार्ट जो है हम लोग अगर इसको कहते हैं तो इसको भी क्लासिफाई किया गया है, और उसको भी एक नाम दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लाइंड फॉल्ट कह लें इसको पहले। क्योंकि ये पोर्शन जो है आपका ब्लॉक का ये ऊपर चला है आपका गया है करके, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ये रिवर्स फॉल्ट है। और अगेन हम लोग इसको बात करेंगे कि अगर इसका एंगल ले लें तो एंगल कम है, तो इसको हम लोग कहेंगे ब्लाइंड थ्रस्ट। तो एक सरल भाषा में कहें कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है इट डिड नॉट सी द सरफेस एक्चुअली, तो ये ब्लाइंड रहा, नीचे तक ही डिस्प्लेसमेंट रहा, ऊपर तक नहीं आया, तो इसको हम लोग कहेंगे ब्लाइंड थ्रस्ट। एक और कॉम्बिनेशन है जो कि हम लोग बात किए थे करके आगे, कि मान लो कि आपका जो है नॉर्मल फॉल्ट, ये तो हमने बात किया डिप स्लिप फॉल्ट है आपके। तो ये अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ये थ्रस्ट या तो रिवर्स फॉल्ट हो गया, अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो ये नॉर्मल फॉल्ट हो गया आपका। लेकिन तो ये डिप स्लिप हो गया, अलॉन्ग द डिप इसका मूव कर रहा है। अब ये स्ट्राइक हुआ इसका, ये वाला स्ट्राइक है आपका ये, तो ये स्ट्राइक के अलॉन्ग अगर मूवमेंट हो रहा है तो हम लोग उसको स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहते हैं। लेकिन अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी एक केस हम लोग ले लें कि ये जो है ये नीचे भी जा रहा है और ऐसे भी खिसक रहा है, तो स्ट्राइक के अलॉन्ग भी मूवमेंट हुआ और आपका जो है डिप के अलॉन्ग भी मूवमेंट हुआ करके, जिसमें हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, जो जहाँ पे हमको एक और कंपोनेंट मिलता है थ्रो हीव हेड के अलावा, एक और कंपोनेंट जो मिलता है और डिप भी है, उसके अलावा एक कंपोनेंट मिलता है वो है रेक।
और रेक क्या कहता है, आपका डायरेक्शन ऑफ स्लिप बताता है कि किस डायरेक्शन में हुआ है। तो ये हम लोग कहते हैं कि कॉम्बिनेशन है आपका सब फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक हमारा नीचे जा रहा है, तो ये तो डिप स्लिप हुआ और फिर ये मूव ऐसे भी हुआ है, तो ये इसको कहते हैं ऑब्लिक स्लिप। और ये अलग दो, अगर रिवर्स फॉल्टिंग भी हो रही है तो भी ये पॉसिबल है कि ये ऊपर भी गया और ये ऐसे भी गया करके, या तो ये आप ये करो और ये ऐसे भी मूव कर रहा है करके। तो ये स्ट्राइक स्लिप और नॉर्मल फॉल्टिंग का भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है आपको, स्ट्राइक स्लिप, और आपको रिवर्स या तो थ्रस्ट फॉल्टिंग का भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है। ये जो है ये आपका नॉर्मल फॉल्टिंग प्लस आपका जो है ये स्ट्राइक स्लिप है। और यहाँ पे क्या है आपका रिवर्स फॉल्टिंग प्लस आपका स्ट्राइक स्लिप। अब ये वाला जो है ये इसको हम लोग डिपेंडिंग ऑन एंगल होगा आपका, और डिपेंडिंग ऑन एंगल क्या होगा, या तो आपका थ्रस्ट फॉल्ट होगा और रिवर्स होगा, ये दोनों में से एक होगा करके। और यहाँ पे भी ये है, ये आपका हाई एंगल नॉर्मल फॉल्ट होगा या तो वो होगा। दूसरा जो पार्ट आता है वो ये है आपका जो स्ट्राइक स्लिप का है, इसका भी आपका क्लासिफिकेशन है जो आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन हम अभी थोड़ा सा इसको बता देते हैं कि अगर जो भी ब्लॉक आपकी तरफ, मतलब हम वर्टिकल फॉल्ट की बात करें और स्ट्राइक के अलॉन्ग मूवमेंट हो रहा है, जो भी ब्लॉक आपकी तरफ मूव कर रहा है उस सेंस को लेके हम लोग उसकी बात करेंगे कि राइट हैंड है अपना, तो राइट हैंड अगर आपके पास तरफ आया तो वो राइट हैंड राइट लैटरल स्ट्राइक स्लिप हुआ करके। और इसमें कोई ये बात नहीं है कि आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो कि वहाँ से खड़े होकर देख रहे हो। अगर आप उस तरफ खड़े हैं और आप देख रहे हैं तो आपका भी राइट हैंड ही आपकी तरफ आ रहा है, तो ये एक सेंस ऑफ मूवमेंट हम लोग स्ट्राइक स्लिप में कहते हैं। दूसरा, अगर लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट वाला आपका ब्लॉक आपकी तरफ मूव किया है तो उसको लेफ्ट लैटरल स्ट्राइक स्लिप कहेंगे करके। तो इस केस में जो है, अगर ये फर्स्ट वाला जो केस है, इसमें आपका जो है ये राइट वाला जो ब्लॉक है ये आपकी तरफ मूव किया है, ये वाला जो ब्लॉक है आपका राइट का ये आपकी तरफ मूव किया है। तो इसमें क्या है, नॉर्मल है कंपोनेंट, नॉर्मल फॉल्टिंग का है, प्लस जो स्ट्राइक स्लिप हुआ है ये वाला, ये आपका लेफ्ट लैटरल मूवमेंट है, ये लेफ्ट लैटरल है। यहाँ पे क्या है आपका, ये ब्लॉक जो है ये इस तरफ गया है, जो राइट हैंड ब्लॉक है ये आपका लेफ्ट, यहाँ पे हम लोग बना देते हैं, और ये लेफ्ट है आपका। तो ये लेफ्ट ब्लॉक जो है ये आपकी तरफ मूव किया है, तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट लैटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। इसको आगे और भी कुछ नामों से बताया गया तो वो हम लोग देखेंगे करके, तो वो बात करते हैं इसका। तो ये आपका जो हो गया ये आप क्लासिफिकेशन कहेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिक स्लिप फॉल्टिंग। तो अब मोटा मोटा एक बार और देख लेते हैं कि हमने एक तो बात की कि नॉर्मल फॉल्टिंग, और नॉर्मल फॉल्टिंग में हमने ये भी बात किया कि जो भी डिप प्लेन है, अगर मान लीजिए कि डिप डायरेक्शन ये है आपका, क्योंकि प्लेन हमारा जो है ये है, तो ये डिप डायरेक्शन हुआ आपका, और जब ये स्लिप कर रहा है नीचे तो ये हैंगिंग वॉल होगा, ये ऊपर जाए या नीचे जाए, तो डिप स्लिप हो गया और स्ट्राइक स्लिप हो गया। अब कुछ बात कर लेते हैं अर्थक्वेक और रिलेटेड हैजार्ड की। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो पहले भी हमने बात की थी इस पे कि अर्थक्वेक डैमेज से रिलेटेड है। तो अमूमन ये देखा गया है, और ये बात बिल्कुल हम लोग इसकी गांठ बांध के चलें कि यही रीज़न एक मेन है पुअर कंस्ट्रक्शन का, जो
जिसकी वजह से सारा डैमेज होता है। 1994 का लॉस एंजलिस अर्थक्वेक है, 1985 का मैक्सिकन अर्थक्वेक है, इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज आप देख सकते हैं जिस तरह से बिल्डिंग कोलैप्स हुए हैं करके। फिर आपका 1995 का कोबे का अर्थक्वेक है जिसके बारे में भी हमने बात किया था। इसमें एक चीज़ बहुत मतलब महत्वपूर्ण है कि जब ये भूकंप आया और भूकंप के बाद कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने चाहा कि इसका जो रप्चर है, जो सरफेस पे फॉल्टिंग हुई है, सरफेस फॉल्टिंग, तो सरफेस रप्चर को प्रिजर्व किया जाए। और ये दृश्य जो है आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो है इसको एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और ये म्यूज़ियम आज भी अवेलेबल है करके। और अभी इसी टॉपिक पे जो है, इसी पे चर्चा होगी। एक सिंपोजियम है जो कि जनवरी में रखा गया है, तो ये इस पे बात होगी करके। तो ये एक डैमेज जो है वो जापान का है 1995 का। आगे है हमारे पास, कुछ और बात भी करेंगे 1995 की अर्थक्वेक के बारे में और उसमें किस तरह से उन्होंने म्यूज़ियम बनाया ये है करके। ये 2001 का भुज का अर्थक्वेक है जिसमें डैमेज हुआ था। और जो मैंने जब शुरुआत हुई थी, हमने तो शुरुआत में ये बात की थी कि भाई जो डैमेज पैटर्न था वो बड़ा ही दर्दनाक था। और जो 19,000 से 20,000 लोगों का मरने की बात की है, वो हमारे हिसाब से तो ज़्यादा है कि गांव के गांव ख़त्म हो चुके थे पूरे। तो ये आप ये वाली तस्वीर में देख सकते हैं कि पूरा गांव जो है ये काफ़ी डैमेज है। और ये हमने एरियल सर्वे किया था जिससे हमको ज़्यादा अंदाज़ा आया कि कितना जो घर थे, कितने गांव थे इसके चपेट में आए हैं। ये आपका कश्मीर का है, 2005 का है। इसमें भी काफ़ी डैमेज हुआ और काफ़ी लोग मरे थे इसमें। करीब करीब मुझे जितना याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो करीब 80,000 लोगों की मृत्यु हुई थी इसमें। और मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं था, मैग्नीट्यूड वॉज लार्ज, मैग्नीट्यूड तो था ही, 7.6 के आसपास था, लेकिन इतना नहीं था कि इतना ज़्यादा डैमेज हो सकता था करके। तो रीज़न सिंपल है कि ज़्यादातर जो हैज़ार्ड है इससे रिलेटेड, वो आपका कंस्ट्रक्शन पैटर्न से है। ये एक तस्वीर है, इसमें एक कहानी भी छुपी है और उसके साथ साथ जो है वो ये भी दर्शाता है कि 2005 का जो भूकंप आया था, वो सरफेस पे जो मैनिफेस्टेशन आया या रप्चर हुआ, वो इसी के अलोंग हुआ था करके। अब कहानी ये है कि ये एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर तकाशी नकाटा करके, ये जापान के हैं, हिरोशिमा यूनिवर्सिटी के, जहाँ मुझे भी मैं भाग्यशाली रहा कि मैं इनके साथ भी कुछ काम किया हूँ करके, और इनसे काफ़ी कुछ सीखा जो एक्टिव फॉल्ट्स के ऊपर है करके, किस तरह से। तो इन्होंने 1999 से पहले कुछ काम किया और 1999 में एक रिपोर्ट सबमिट की। और वो रिपोर्ट सबमिट की थी आपकी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान को। और उन्होंने बताया कि ये एक फॉल्ट उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और जिसके अवशेष हैं ये पुराने भूकंपों के। तो वो उन्होंने बताया कि एक एक्टिव फॉल्ट है, ठंडा एक्टिव फॉल्ट, उस पे भविष्य में भूकंप आने की संभावनाएं हैं। और जो यूजुअली ये देखा गया है कि जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो स्ट्रक्चरल जियोलॉजिस्ट हमारे बिरादरी में कहते हैं जिनको, वो स्ट्रक्चरल जियोलॉजिस्ट बड़े हार्ड टास्क मास्टर होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग इतनी आसानी से ये आपकी चीज़ें जो मानेंगे नहीं करके। और हम लोग जो हैं वो जियोमॉर्फोलॉजी भी करते हैं, जो सरफेस पे एक्सप्रेशंस हैं उसको, वो स्टडीज़ को जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। और अवशेष इस तरह से देखते हैं। अब एक्सपर्टीज़ इनकी तो है ही है, इन्होंने जापान में भी बहुत काम किया है। हालांकि इनकी एक पीएचडी है वो भारत में भी है। इन्होंने ही एक्टिव फॉल्ट का कंसेप्ट जो है वो इंडिया में लाए थे। और हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट एक्टिव फॉल्ट जो सबसे पहले मार्क किया गया था, वो इन्होंने किया था करके। और ऐसे काफ़ी डिस्कवरीज हैं, डिस्कवर किए हैं इन्होंने फॉल्ट्स। हमने भी बाद में किए, काफ़ी नए फॉल्ट डिस्कवर किए, जो कि हम इस टॉपिक के तहत बात करेंगे, कांगड़ा वैली फॉल्ट का, जिसका नामकरण भी हमने किया था। तो ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, इनके जियोलॉजिस्ट थे
तो इन्होंने इनकी हंसी उड़ाई, कहे कि यार आप 5-10 किलोमीटर का फॉल्ट लेके आप बात कर रहे हैं, जो ट्रेस है यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है, बड़ा 7.5 के ऊपर का बात कर रहे थे करके। तो ये जो कह रहे थे कि ग्रेटर देन MW 7.5 और इक्वल टू 7.5 के आसपास का इन्होंने ये बता दिया था करके। उसी पे ये भूकंप आया 2005 का आपका, मुजफ्फराबाद का, जिसमें मैंने जैसे कहा कि करीब करीब 80,000 लोग मारे गए थे। अब ये जो फ़ोटो देख रहे हैं आप करके, तो अगर ये टोपोग्राफी मैं इसको देखूं पहले, तो ये आपका यहाँ से ऐसे करके आ रहा है और ये फिर ऐसे जा रहा है करके। अब ये जो बात, ये जो चीज़ देख रहे हैं हम लोग, ये ऐसे करके आया है, ये तो ये एक हम लोग कहते हैं इसको फॉल्ट टोपोग्राफी। और उससे पहले हम लोग दूसरी चीज़ें भी देख लें कि ये जो घर की छतें हैं, ये जो दिख रहा है ये घर की छतें हैं, ये घर गिरे हुए हैं करके सारे इसके ऊपर। और ये जो है ये आपका जो शेल्टर होम्स बनाए हैं उसके बाद ये भी घर गिरे हुए हैं यहाँ पे। तो अगर, और ये घर जो है ये बचा हुआ है। अभी क्यों बचा? डेफिनेटली इसका ग्राउंड एक्सेलरेशन यहाँ पे इतना नहीं था, लेकिन अगर इसका मैं सेक्शन बनाता हूँ तो सेक्शन कैसे बनेगा आपका? ये सेक्शन बनेगा आपका, अगर इसी लाइन में हम लोग अगर एक सेक्शन बनाए इसमें, तो ये आपका बनेगा करीब इस तरह से जाएगा, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे बनेगा। तो हमारा फॉल्ट कहाँ है? फॉल्ट यहाँ बैठा हुआ है। ये पोर्शन जो है आपका ऊपर की, अब अगर ब्लॉक आप बनाएंगे, अगर ब्लॉक डायग्राम आप बनाते हैं तो करीब करीब इस तरह से आपको ये दिखेगा करके। इसमें जो फॉल्ट है वो आपका यहाँ है, और हम इसको डिस्प्लेसमेंट भी दिखा सकते हैं करके। ये आपका ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस तरह से, और ये आपके लेयर ऐसे बैठा हुआ। अब ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका? ये ब्लॉक जो है ऊपर गया है, ये वाला जो ब्लॉक है ये ऊपर गया है, और ये है। तो ये आपकी स्टेशनरी वॉल हो जाएगी, और ये आपकी हैंगिंग वॉल है, ये आपकी हैंगिंग वॉल। अब जो हम लोग बात कर रहे थे पहले कि जो भी ब्लॉक डिप प्लेन के हैं ऊपर जाएगा अगर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिवर्स फॉल्ट और थ्रस्ट फॉल्ट। अब ये डिपेंड करेगा आपका एंगल पे। तो ये जो है ये आपका टिपिकल एक टोपोग्राफी है, जिसमें आप देख रहे हैं इस तरह से ये वाला, ये जो दिख रही है यहाँ पे, ये जो है आपका, और यहाँ पे कुछ पेड़ वेड़ बना देते तो आपको आसानी होगा करके। अब ये हो गया आपका थ्रस्ट फॉल्ट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये घर बैठा हुआ है करके आपका, ये वाला जो घर है ये। तो ये घर क्यों बच गया? ये हैंगिंग वॉल पे नहीं था और ये फुटवॉल पे बैठा है। हैंगिंग वॉल पे ग्राउंड एक्सेलरेशन जो है, ग्राउंड एक्सेलरेशन जो है ये ज़्यादा होगा, हाई होगा। ये बात हम आगे भी करेंगे, लेकिन आप इसको ध्यान में अभी रख लें। कंपेयर टू आपका फुटवॉल, ये आपकी हैंगिंग वॉल है, तो कंपेयर टू फुटवॉल, हैंगिंग वॉल में ग्राउंड एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। और ये बहुत ही बारीकी से ये, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये बचा है ये वाला घर जो है। और इसकी जो अगर फॉल्ट लाइन की सिग्नेचर्स हम लोग देखें, अगर फॉल्ट लाइन लगाएंगे तो ये फॉल्ट लाइन आपकी यहाँ से जाएगी, जो मैंने यहाँ पे भी दिखाने की कोशिश की है स्केच में। तो आप लोगों से थोड़ा सी रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं वो इस तरह की स्केचेस जो हैं उसको ध्यान से देखें और समझें। और हो सकता है कि हम कुछ पूछा भी जाए आपको परीक्षा में इस तरह का, कि भाई आप स्केच से बना के हमको समझाइए कि ये रिवर्स फॉल्टिंग क्या होती है और टोपोग्राफी कैसे नज़र आएगी। तो ये जो दिख रहा है ये, अब आप ये सवाल करेंगे कि ये जो यहाँ से है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये हाइट है, तो ये जो हाइट आपकी बनी वो क्या एक भूकंप में बनी? एक ही बार में ये इतना ऊपर आ गया? तो उसका उत्तर है नहीं। यहाँ पे मल्टीपल अर्थक्वेक्स आ रखे हैं
और इसी के अवशेष थे। तो इसमें इजाफा हुआ एक और, जब ये 2005 में आया। तो इसी तरह से ये क्यूमुलेटिव टोपोग्राफी बता रहा है हमको। क्या दिखा रहा है ये हमको? ये दिखा रहा है ये कि क्यूमुलेटिव फॉल्टिंग हुई है, मतलब स्लिप हुआ है आपका, और क्यूमुलेटिव डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये जो टोपोग्राफी है ये आपकी मिली है आपको। इसको हम लोग कहते हैं फॉल्ट टोपोग्राफी। तो ये हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है एक्टिव फॉल्ट मैपिंग में। तो ये जो है ये आपके अर्थक्वेक्स हैं। दिस आर ऑल सिग्नेचर ऑफ पास्ट अर्थक्वेक्स। और हमने एक और बात की थी जो कि फॉल्ट क्लासिफिकेशन या फॉल्ट की पार्ट्स जो हैं उसमें जो बात की थी। तो हम लोग इसको जो कहेंगे, ये वाला जो पोर्शन हमने बनाया है, इसको कहेंगे आपका फॉल्ट स्कार्प। यहाँ पे क्या है? ये फॉल्ट स्कार्प है आपका। अब अगले भूकंप में इसकी हाइट और बढ़ेगी करके। तो ये एक बहुत ही अच्छा एविडेंस है, लेकिन हम लोग ये कहेंगे इसको भाई भूकंप आया है तो वो तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो है वो आपका जाने जाती हैं, नुकसान होता है। लेकिन एक फ्यूचर के लिए इस तरह के अवशेष ढूंढना, उसको चिन्हित करना, मैप करना, ये बहुत ही आवश्यक है हज़ार्ड के लिए हम लोग जब बात करते हैं करके। सो इसी तरह की एक्सरसाइज जो है वो इंडिया में भी की। ये भी पार्ट हिमालय का ही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही है, इसी में आ रहा है करके। लेकिन इसी तरीके के का जो काम है वो इंडियन जो पोर्शन है हिमालय का, वहाँ पे भी किया गया। लोगों ने नेपाल में भी किया है, कुछ लोग बर्मा में भी कर रहे हैं काम। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग की कोशिश है कि हम पूरी श्रृंखला में काम करें, और कुछ और इंस्टीट्यूट्स भी हैं वो भी काम करते हैं। अब हैज़ार्ड के साथ साथ रिस्क की बात भी होती है करके। तो हमारा जो एफर्ट्स हैं, जो मतलब कोशिश जो हमारी है वो क्या है? ये कोशिश ये है कि एक तो हैज़ार्ड को समझें हम कि खतरा कितना है उससे और रिस्क कितना है उससे। तो वो चीज़ें जो हैं हम लोग अब जो बात करते आए हैं अभी तक, उसका आपको इसमें उत्तर भी मिलेगा, और हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। तो असेसमेंट ऑफ अर्थक्वेक हैज़ार्ड एट अ पर्टिकुलर साइट इंक्लूड्स क्या? एक लोकेशन ले ले, मतलब आपने कहा कि भाई हिमालय में भूकंप आने की संभावनाएं हैं, और वो पूरा क्षेत्र है वो पूरा प्रभावित रहता है हमेशा। वहाँ पे बड़े भूकंप आ सकते हैं, और जैसे लार्ज मैग्नीट्यूड भी आ सकते हैं, ग्रेट अर्थक्वेक्स भी आ सकते हैं जो कि 8.5 के आसपास का है। तो हम लोग बैठे हैं, फॉर एग्जांपल हम जहाँ हैं अभी आईआईटी कानपुर की बात कर लेंगे, कानपुर में क्या होगा करके ये देखें। तो क्या क्या हमको देखना है, और उस एरिया के बारे में भी हमको क्या क्या जानकारी लेनी है जहाँ पे ये जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनके बारे में। तो टेक्टोनिक फ्रेमवर्क हमको जानना ज़रूरी है कि भाई टेक्टोनिक फ्रेमवर्क की मोटा मोटा बात करेंगे तो आप क्या कहोगे कि भाई प्लेट कैसे आपस में टकरा रही है, किस टाइप की फॉल्टिंग वहाँ पे मिल सकती है, कितने भूकंप आ रखे हैं वहाँ पे, वो एक बात करेंगे। फॉल्ट की ज्योमेट्री क्या है, तो वो जो हम लोग बात कर रहे हैं, और इसका जो है कि फॉल्ट कितना एक्सटेंड कर रहा है, कितना बड़ा फॉल्ट है, कितना लंबा है करके, उसके ऊपर भी उसकी बात करेंगे करके। कितनी गहराई वाले अर्थक्वेक आएंगे, कि भाई सैलो अर्थक्वेक ही आएंगे या डीप अर्थक्वेक आएंगे या तो इंटरमीडिएट आएंगे, तो उसके बारे में हम बताएं। क्या पिछला रिकॉर्ड हमारे पास है, या तो हम लोग कह लें कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास कि कितने मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आ रखे हैं यहाँ पे। अब यहाँ एक सवाल होता है कि भाई मैग्नीट्यूड हमको कैसे पता लगेगा? तो कुछ जो हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स हैं जिसमें मतलब हमारी हिस्ट्री जिसमें देखें करके, कुछ लोगों ने जो यहाँ पे जिन्होंने रूल किया, या तो उन लोगों ने कुछ नोटिंग की है इसकी। तो कुछ अवशेष हमको और कुछ जो है बैकग्राउंड हमको वहाँ से भी मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। तो वहाँ से भी हमको ये मिलेगा। अगर
कुछ है तो। लेकिन ये अमूमन देखा गया है इन पर्टिकुलरली हमारे देश के लिए कि जब अंग्रेज़ों के ज़माने में काफ़ी कुछ एरियाज़ जो हैं उसको जब तहस-नहस किया गया तो उसमें काफ़ी इस तरह के रिकॉर्ड्स जला दिए गए थे। लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स जो मुगल्स के टाइम के हैं, जो 16वीं सदी के हैं या उससे पहले के हैं, कुछ तो अवेलेबल हैं हमारे पास करके, और हमको कुछ पार्ट जो है वैदिक लिटरेचर में भी मिल जाता है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो भी एक हमारे लिए असरदार है। अभी तो आप कह सकते हैं कि भई अब 20वीं सदी और 21वीं सदी में तो काफ़ी ऐसे भूकंप आ गए जिससे हमें अंदाज़ा है। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। तो उसके लिए हम लोग जो अवशेष ढूँढते हैं, जिस तरह की बात की थी, उस पे हम लोग करते हैं। तो ये वाला एक पार्ट है, और फिर हम लोग ये देखते हैं कि इसका रिकरेंस कितना है, कि इसका अंतराल क्या है करके, कितने बार भूकंप आए हैं और उसके बीच का अंतर क्या रहा करके। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पे आगे बात करते हैं हम लोग। अगले लेक्चर में बात करेंगे अच्छे से कि हज़ार्ड और रिस्क क्या है, और हमारा जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो ये है कि हम लोग इसको मिनिमाइज़ करें। जितना हो सकता है उसको, इसको रोक नहीं सकते हैं। हम लोग इस ये प्रोसेस को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसको, इससे जानकारी लेके कितना खतरा है और कितना नुकसान हो सकता है, क्या हम इससे बच पाएँगे कि नहीं बच पाएँगे, और कितने लोगों को हम लोग बचा सकते हैं। तो ये मिनिमाइज़ कर सकते हैं आप करके। तो यहीं रुकते हैं और अगले लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।